स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के सीबीटी एग्जामिनेशन आप सभी के चल रहे हैं। एंड सीबीटी एग्जामिनेशन में जो सबसे पुराना पीडीएफ था, सबसे ओल्ड पीडीएफ था निमी और भारत स्किल्स का, उसी से आपके सभी प्रश्न पूछे जा रहे थे एंड आगे भी पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे पुराने पीडीएफ की सोचा कि क्यों ना 4 क्लासेस में पूरी आपकी जो पीडीएफ के क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करा दिया जाए। तो इसके पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसमें से जाके उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। साथ में आज ये 4th क्लास एंड ये आपकी फाइनल क्लास है। यहाँ पे जो पुराने पीडीएफ है उसके सभी क्वेश्चन यहाँ पे आज कंप्लीट हो जाने हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। आप 1 वर्षीय ट्रेड में हो या सभी फर्स्ट ईयर ट्रेड में हो, जिस भी ट्रेड में हो, आपके लिए यहाँ पे ये क्लास एंड ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चैनल पर नया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह से बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। और आज हम ये चारों पीडीएफ आपको यहाँ पे टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे एक साथ। तो टेलीग्राम पे भी ज़रूर जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिए जिससे आप वहाँ से उसको भी डाउनलोड कर सकें, अपने पास रख सकें। यहाँ पे पार्ट नंबर 4 का, क्लास 4 का यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हमने रख लिया है, ठीक है। 150 तक हमने कराया था बट 150 पे ही एक बाय मिस्टेक कह लीजिए, बट एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे है, तो इसको भी आप यहाँ पे अच्छे से रीड करिएगा, ठीक है। टोटल जितने क्वेश्चन उससे एक ज़्यादा आपका यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 150 यहाँ पे, एट व्हाट डेसिबल्स साउंड बिकम्स हैजार्डस नॉइज पॉल्यूशन। कह रहा है किस डेसिबल पर ध्वनि एक खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है। तो यहाँ कह रहा है एबव 30 यानी 30 डेसिबल से ऊपर, एबव 80, एबव 100 या एबव 120। तो ध्यान दीजिए, ध्वनि जो है आपका ध्वनि प्रदूषण तब बनती है जब आपका वो 80 डेसिबल से ऊपर हो जाए। कितना हो जाए? 80 डेसिबल से ऊपर हो जाए। यहाँ पे हम आपको दिखा भी देते हैं, ये आपका है 80 डेसिबल जो है ना, यहाँ तक आपका ठीक है। इसके ऊपर जैसे आप जाएंगे फिर आपका क्या होगा, वो एक खतरनाक ध्वनि प्रदूषण वो बनती जाती है, ठीक है। 30 आपका क्या है, 30 आपकी होती है जैसे जनरली जो सॉफ्ट म्यूजिक्स होते हैं ये सब आपका 30 डेसिबल होता है। एवरेज जो होम की नॉइज़ होती है 40 होती है। नॉर्मल जो कन्वर्सेशन वगैरह होता है वो 60 डेसिबल तक रहता है। ऑफिस के अंदर या कार के अंदर जो भी 60 एमपीएच के अंदर जो नॉइज़ होती है वो 70 डेसिबल की होती है। इस तरह से यहाँ पे दिया गया। 80 के ऊपर आपका हैजार्डस जोन स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? टेलीग्राफ, सीस्मोग्राफ, ऑसिलोग्राफ या बार ग्राफ। ध्यान दीजिए, होता है आपका सीस्मोग्राफ, ठीक है। कुछ इस तरह का दिखता है आपका सीस्मोग्राफ एंड सीस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है। कई बार आपके ऑप्शन ये जो आएंगे ना, सीस्मोग्राफ, यहाँ पे हो सकता है भूकंप मापी यंत्र भी लिख दिया जाएगा हिंदी में, तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे कि ये भूकंप मापी यंत्र से ही हम अर्थक्वेक यानी भूकंप को मेज़र करेंगे, ठीक है। कुछ इस तरह का सीस्मोग्राफ होता है जिसमें एक वायर के थ्रू यहाँ पे एक वेट या लटका होता है एंड एक रोटेटिंग ड्रम होता है, ठीक। इस पर जैसे वाइब्रेशन होते हैं फिर आपको उसका क्या होता है, इसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि हाँ भूकंप आने वाला है एंड कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। इससे आप मेज़र कर सकते हैं क्या उसकी तीव्रता वगैरह रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड प्रोटेक्शन इज डन थ्रू। यहाँ कह रहा है सिर की सुरक्षा किसके माध्यम से की जाती है। तो सिर की सुरक्षा हम किससे करते हैं जी? सिर की सुरक्षा हम लोग करते हैं हेलमेट से, सेफ्टी हेलमेट या हेलमेट से करते हैं। गॉगल से आंखों की सुरक्षा एंड ग्लव्स से हाथ की सुरक्षा, और मास्क से आपका लंग्स यानी फेफड़े या आप कह लीजिए नाक में आप लगाते हैं तो कुछ भी आप डस्ट वगैरह या धूल धुआं ये सब आपके लंग्स में नहीं जाएगा, फेफड़े में नहीं जाएगा, बॉडी को नुकसान नहीं करेगा। श्वसन तंत्र बेसिकली। अगला क्वेश्चन, इन फायर फाइटिंग मेथड स्टारवेशन इज। देखिए अग्निशमन पद्धति में स्टारवेशन क्या है। तो फायर फाइटिंग में ना 3 तरीके होते हैं आग बुझाने के, स्टारवेशन, ब्लैंकेटिंग एंड स्मूथनिंग, ठीक है। तो स्टारवेशन क्या होता है? स्टारवेशन होता है भूखा, मतलब आग को ऐसा कुछ कर देना कि वो भूखे ही, मतलब भूख के मारे ख़त्म हो जाए। तो आग किस चीज़ को खाती है? ईंधन को। तो आग से आप अगर ईंधन को विड्रा कर लें तो उसे हम लोग कहते हैं स्टारवेशन। ध्यान दीजिए, ऐसा एक ट्रायंगल बनता है ना, ये ट्रायंगल पूरा होता है तभी आग लगती है। ईंधन, ऑक्सीजन और हीट, इन तीनों मिलके आग लगती है। हीट को अगर शांत करके आग बुझा रहे हैं उसको कूलिंग या, ठीक है, कूलिंग कहते हैं। फ्यूल को अगर हटा के आप बुझा रहे हैं उसको स्टारवेशन कहते हैं, ठीक। ऑक्सीजन को हटा रहे हैं तो उसको ब्लैंकेटिंग या स्मूथनिंग कहते हैं, ठीक है। ये 3 तरह की यहाँ पे हीट बुझाने के तरीके होते हैं। तो वही कह रहा है स्टारवेशन मेथड क्या है। तो स्टारवेशन में क्या है? रिमूवल ऑफ फ्यूल, ठीक है। जो भी जलने वाले मटेरियल उनको वहाँ से हटा दो तो क्या होगा, अपनी आग, आपकी आग अपने आप बुझ जाएगी, ठीक है। स्मूथनिंग मतलब होता है कि किसी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लैंकेटिंग करके या कुछ फोम वगैरह यूज़ करके, आप जैसे फोम वाले एक्सटिंग्विशर आते हैं ना, आप ऊपर से फोम मार देते हैं तो वहाँ पे एक
लेयर बन जाती, अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाती, आग आपकी बुझ जाती है। तो उसे कहते हैं यहाँ पे स्मूथनिंग या ब्लैंकेटिंग भी उसी को कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, स्टारवेशन आपका सही हो जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल, ईंधन को हम क्या करेंगे, हटा लेंगे, जिससे आग आपकी बुझ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ऑन द जॉब इंजरीज एंड हेल्थ इलनेस कॉस्ट मनी टाइम एंड एफर्ट, व्हाट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू मैनेज दीज लॉसेस। ध्यान दीजिए, नौकरी की चोट और बीमारी पे पैसा, समय और प्रयास सब खर्च होता है। इन नुकसानों को प्रतिबंधित करने का सबसे व्यवहारिक तरीका क्या है, मेक श्योर सेफ्टी इज पार्ट ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ये सुनिश्चित करना है जो सुरक्षा है वो श्रम अनुबंध का हिस्सा हो आपका। अगला, एग्रेसिव क्लेम हैंडलिंग, आक्रामक दावों से निपटना। नेक्स्ट है गुड इंश्योरेंस कवरेज, अच्छा बीमा कवरेज। अगला है इफेक्टिव सेफ्टी एंड लॉस कंट्रोल प्रोग्राम, प्रभावी सुरक्षा और हानि नियंत्रण कार्यक्रम रखा जाए। ध्यान दीजिए, यही आपका सही यहाँ पे, नौकरी के टाइम पे चोट ना हो, बीमारी ना हो, उसके लिए आप सही सेफ्टी, ठीक है, एंड उससे कुछ भी लॉस होता है तो उसके कंट्रोल का एक प्रॉपर अपने पास आप कार्यक्रम रखिए, प्रोग्राम रखिए, जिससे कि इन चीज़ों से क्या हो, आपका व्यवसाय, आपका बिजनेस बचा रहे। अगला क्वेश्चन है, ओजोन लेयर इज मेड अप ऑफ, ओजोन की जो परत है वो किसकी बनी होती है, एक ऑक्सीजन एटम की, दो ऑक्सीजन एटम की, तीन ऑक्सीजन एटम की या चार ऑक्सीजन एटम की। तो ओजोन का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, O3, यानी तीन ऑक्सीजन परमाणु मिलके क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं, O3 बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, द रिप्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल्स इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। यहाँ कह रहा है नए उपयोगी उत्पादों में परित्यक्त सामग्रियों का पुनर्प्रसंस्करण क्या कहलाता है। तो यहाँ है डिस्कार्डेड मटेरियल, जो कि एकदम निष्प्रयोज्य हो गए हैं, उन्हें अगर आप यूजफुल प्रोडक्ट में बनाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, सामग्री का क्या बोलते हैं, पुनर्चक्रण। ठीक है, जैसे वेस्ट पेपर हो गया, उसको आपने क्या किया, यूज़ करके उसका आपने कुछ कार्डबोर्ड या कुछ और बना दिया। इसी तरह से वेस्ट प्लास्टिक्स थे, उससे आपने कोई खिलौने बना दिए। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग बोलते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल या सामग्री का पुनर्चक्रण। अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। सजीवों का उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन क्या कहलाता है, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, इकोलॉजी पारिस्थितिकी या इकोलॉग, इकोलॉग। ठीक है, ध्यान दीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं, जैसे बायोलॉजी होती ना आपका, वैसे ही इकोलॉजी होती है, जिसमें आप इन्वायरमेंट के अंदर जो लिविंग थिंग्स हैं, जीवित चीज़ें हैं, उनका क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे हम यहाँ पे कहें स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन आपका जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक, उनके बीच कैसे बैलेंस है, जैसे पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सनलाइट है, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स हैं, ठीक, उन सब के बीच माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपको आंखों से दिख नहीं रहे, इन सब के बीच का जो संबंध है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं या परिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द 3 R टू सेव इन्वायरमेंट आर, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 R क्या हैं। तो 3 R यहाँ पे आपके होते हैं, रिड्यूस, यानी सबसे पहले तो आपको वेस्ट वगैरह प्लास्टिक यूजेज इन सबको क्या करना है, कम करना है। रिड्यूस नहीं कर पाते उसके बाद भी जो बचता है उसे आप कोशिश करें रिसाइकिल करें, मतलब हर चीज़ को ऐसे फेंक ना दें, उससे आप रिसाइकिल करके नया नया चीज़ करके यूज करते रहें। अगला है रीयूज, कोशिश करनी हो उन चीज़ों को रीयूज करें फेंकने के बजाय। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों से आप इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो राइट आंसर आपका ये रिड्यूस यानी कम करना, रिसाइकिल यानी पुनः चक्रण करके फिर से यूज़ करना, और यूज मतलब है, रिसाइकिल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को नया प्रोडक्ट बना के यूज़ करना। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को। रीयूज मतलब उसको वेस्ट ना होने देना, वैसे एज इट इज यूज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे 3 R यही आपके, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। अगला क्वेश्चन है वाइब्रेशन, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर, वाइब्रेशन यानी कंपन और विकिरण किसके अंतर्गत आते हैं, केमिकल हैजार्ड, ये तो नहीं हो सकता, फिजिकल हैजार्ड, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड या साइकोलॉजिकल हैजार्ड। तो ये भौतिक खतरे, शारीरिक ना करके यहाँ भौतिक भी हो सकता है। ये क्या होते हैं, भौतिक खतरे होते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन और रेडिएशन क्या है, भौतिक खतरे हैं। केमिकल हैजार्ड्स रासायनिक खतरे आपके होते हैं, जैसे केमिकल से जल जाना किसी का। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड मतलब विद्युत से कुछ खतरा, विद्युत की आग लग जाना, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाना। और साइकोलॉजिकल हैजार्ड होता है आपको ऐसा कुछ, एक आपके ऊपर कुछ ऐसा बीत जाए या आपको ऐसा कुछ कह दिया जाए कि आपके ऊपर, मन के ऊपर गहरा असर पड़ जाए और आप मानसिक रूप से बीमार हो जाए, उसे मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल हैजार्ड कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज द मैन इंड्यूस्ड हैजार्ड। इसमें कह रहा है मानव प्रेरित खतरा कौन सा है, मतलब जो मानव से प्रेरित हो। तो देखिए साइक्लोन आपका मानव प्रेरित नहीं है, वोल्केनो भी मानव प्रेरित नहीं है, अर्थक्वेक भी नहीं है, बट जो लैंडस्लाइड है, भूस्खलन है, ये मानव प्रेरित खतरे हैं। क्या हैं? मानव प्रेरित खतरे हैं। लैंडस्लाइड वगैरह, आप पेड़ों को बहुत सारा काट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उससे लैंडस्लाइड आपका होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। देखिए एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल वो हैं जो खत्म हो गए तो फिर वापस आपको नहीं मिलने वाले हैं, गैर नवीकरण ये बोलते हैं। रिन्यूएबल आपका वो है जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये कभी खत्म नहीं होगी, आपको मिलती रहेगी। ठीक, तो यहाँ गैर नवीकरणीय कौन सा है? सोलर तो कभी नहीं खत्म होगा, मीथेन गैस भी आपकी नहीं खत्म होने वाली, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है ये भी आपका नहीं खत्म होगा। ये सब आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं। बट जो कोल है, कोयला है आपका, ये आपका यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है या स्रोत है। ठीक है, कोल यानी कोयला। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज एन अनसेफ कंडीशन फॉर वर्क। यहाँ कह रहा है कौन सी स्थिति काम के लिए असुरक्षित है। एक होता है अनसेफ कंडीशन, मतलब कंडीशन ऐसी बने काम करते टाइम जिससे क्या हो सके, एक्सीडेंट होने के चांसेस बन सकें। एक होता है अनसेफ कंडीशन, एक होता है अनसेफ एक्ट। एक्ट मतलब होता है आप खुद से गलती कर रहे हो जाके, अनसेफ कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन हैं गलतियाँ आपसे हो जाएंगी या होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऑयली फ्लोर अगर है, मान लीजिए फर्श पे तेल गिरा हुआ है, तो गिरने के चांसेस सभी के वहाँ पे बन सकते हैं, स्लिप होने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये यहाँ पे अनसेफ कंडीशन है। गुड लाइट ये तो अच्छी कंडीशन है, प्रॉपर टूल्स हो ये भी अच्छी कंडीशन है, एडिक्वेट वेंटिलेशन पर्याप्त आपका हवा का आवागमन हो जहाँ आप काम कर रहे हैं, ये भी अच्छी कंडीशन है। ऑयली फ्लोर क्या है आपका, एक अनसेफ कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होगा, आप एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज द मेन ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान दीजिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से जिम्मेदार क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एर्गोनॉमिक हजार्ड। यहाँ कह रहा है एर्गोनॉमिक हजार्ड कौन सा है, एर्गोनॉमिक खतरा इसमें से कौन सा नहीं है। तो एर्गोनॉमिक खतरा क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है ऑकवर्ड पोजीशन, अजीब सी स्थिति। नेक्स्ट है पुअर हाउस कीपिंग, खराब हाउस कीपिंग। अगला इमोशनल डिस्टर्बेंस, भावनात्मक गड़बड़ी। नेक्स्ट है रॉन्ग लेआउट ऑफ मशीनरी, मशीनरी का गलत लेआउट। एर्गोनॉमिक मतलब होता है जहाँ आप काम कर रहे हैं ना उसके आसपास का। ठीक है, एर्गोनॉमिक मतलब आपका जो काम करने का माहौल उसके आसपास अगर किसी चीज़ से हो रहा है, जैसे इधर उधर की पोजीशन होगी, इससे खतरा हो सकता है। हाउस कीपिंग सही नहीं होगी, कोई भी टूल्स इधर उधर पड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ कहीं फर्श पे पड़ी उससे कोई टकरा के गिर सकता है। सही मशीनरी सही लेआउट में नहीं लगाई गई तो हो सकता है उससे कोई चोट खा के गिर सकता है, किसी को चोट लग सकती है। बट जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है ये आपका कार्यस्थल का एर्गोनॉमिक का आपके हजार्ड नहीं है। डिस्टर्बेंस जो है आप अपने किसी चीज़ से डिस्टर्ब हो सकते हैं, अपने मन में कुछ चीज़ सोचे रह सकते हैं, कोई घर की पारिवारिक या कोई बीमारी से आप परेशान रह सकते हैं, उसे कहते हैं इमोशनल डिस्टर्बेंस या भावनात्मक गड़बड़ी। ठीक है, तो ये एर्गोनॉमिक हजार्ड के अंतर्गत नहीं आता, ये आपका पर्सनल है। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 3R। 3R का पार्ट क्या था? रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। देखिए है रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। रीजनरेट, दोबारा जनरेट करना, ये आपका 3R का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कैंटीन शुड बी प्रोवाइडेड इन द फैक्ट्री इफ वर्कर्स आर मोर देन। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कारखाने में कैंटीन की व्यवस्था की जानी चाहिए यदि श्रमिक कितने से अधिक हैं, 100, 250, 500 या 1000। तो कहीं भी अगर 250 से अधिक आपके क्या हैं, कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, लेबर हैं, उस केस में आपको कैंटीन की व्यवस्था अपने कारखाना, अपने कंपनी में करनी पड़ेगी लेबर्स के लिए। अगला क्वेश्चन, अंडर फैक्ट्रीज एक्ट द रिस्ट्रिक्शन ऑन वर्किंग टाइम ऑफ वीमेंस इज। यहाँ कह रहा है फैक्ट्री एक्ट के तहत महिलाओं के काम करने के समय पर प्रतिबंध है। बिफोर 5 AM एंड बियॉन्ड 7 PM, मतलब 5 बजे सुबह से पहले और 7 बजे शाम के बाद नहीं कर सकती काम। नेक्स्ट है बिफोर 6 AM एंड बियॉन्ड 7 PM, उन्हें नहीं रोक सकते आप, यानी 6 बजे सुबह से पहले और शाम के 7 बजे के बाद। या अगला है बिफोर 6 AM एंड बियॉन्ड 8 PM, सुबह 6 बजे से पहले और रात 8 बजे के बाद। तो यहाँ राइट आंसर आपका बी वाला है। आप उन्हें मॉर्निंग 6 बजे से पहले काम पे नहीं बुला सकते एंड 7 बजे के बाद आप उन्हें रोक नहीं सकते महिलाओं को काम पे, ये आपका फैक्ट्री एक्ट कहता है।
अगला क्वेश्चन है अंडर फैक्ट्रीज एक्ट द वर्कर्स वीकली आर शुड नॉट एक्सीड मोर देन। कह रहा है कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों का जो साप्ताहिक घंटा है काम करने का वो किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो एक दिन में 8 घंटे आप मैक्सिमम काम ले सकते हैं, तो 8 6 या 48। हफ्ते में एक दिन छुट्टी देनी 7 दिन में आपको, तो यानी 48 आवर्स से ज़्यादा आप एक हफ्ते में किसी श्रमिक से काम नहीं ले सकते, ये फैक्ट्री एक्ट कहता है। बट बहुत सारी फैक्ट्रीज में 12 घंटे 14 घंटे की भी शिफ्ट चलती है, ओवर टाइम कुछ दिया जाता है, क्योंकि एक्ट तो बने रहते हैं लेकिन कहाँ वो फॉलो होते हैं। बट हाँ, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एज अ ITI होल्डर आपको ये सारे अपने अधिकार पता होने चाहिए। हाँ, किसी कंपनी में आपसे अगर 8 घंटे से एक्स्ट्रा काम लिया जा रहा है तो आपका जो वेतन है उसमें आपको उसका एडिशनल मिलना चाहिए ओवर टाइम, ये आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट द एक्सपेंशन ऑफ ILO। ILO का विस्तार क्या है। तो ILO का विस्तार होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान दीजिए, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन मत लगाइएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपका यहाँ पे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेसिक सैलरी एज पर EPF एक्ट 1962। कह रहा है EPF अधिनियम 1962 के अनुसार मूल वेतन से कर्मचारी के योगदान का न्यूनतम प्रतिशत क्या है। तो EPF में आपका जो न्यूनतम परसेंटेज है वो है 12%। आप 12% करते हैं, उतना ही गवर्नमेंट मिलाती है, एंड बाद में आपको ये एज अ प्रोविडेंट फंड आपको जाके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के रूप में मिलता है ब्याज के साथ। ठीक है, तो 12% आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन विच अमाउंट डज इंक्लूड इन वेजेज अमाउंट एज पर पेमेंट वेजेज एक्ट। यहाँ कह रहा है भुगतान मजदूरी अधिनियम के अनुसार मजदूरी राशि में कौन सी राशि शामिल है। डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, एनी ट्रैवलिंग अलाउंस यात्रा भत्ता, एनी रिम्यूनरेशन पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम, या कोई भी पेबल अंडर एनी रिवार्ड अवार्ड, कुछ आपको पुरस्कार के तहत दिया जाए वो, ओवर टाइम के संबंध में कुछ राशि दी जाए वो। ध्यान दीजिए, वेजेज जिसे कहते हैं, सैलरी मजदूरी जिसे कहते हैं, उसमें आपका ऐड होता है बेसिक के साथ साथ क्या, डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता आपका। ठीक है, बेसिक प्लस DA। अगला क्वेश्चन है व्हिच फैक्टर इज नॉट कंसर्न्ड विद ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, OHS जिसे कहते हैं। कौन सा कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है। सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर या सैलरी। ध्यान दीजिए, सेफ्टी, हेल्थ और कल्याण, वेलफेयर जिसे कहते हैं ना, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, इसके अंदर ये तीनों तो आते हैं, बट सैलरी आपका OHS के अंतर्गत नहीं आता है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पॉल्यूटेंट। इसमें से कौन सा एक वायु प्रदूषक है। ऑक्सीजन, ये तो वायु प्रदूषक नहीं। नाइट्रोजन आपके यहाँ ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका क्या है, एक एयर पॉल्यूटेंट है, वायु प्रदूषक है, एंड ये जहरीली गैस भी है। अगर आप इसे ज़्यादा इनहेल कर लेते हैं तो आपकी डेथ भी हो सकती है, काफ़ी हैजार्डस गैस होती कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी। अगला क्वेश्चन है विच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्कर्स। यहाँ कह रहा है अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है। फैक्ट्री एक्ट यानी कारखाना अधिनियम, प्लांटेशन लेबर एक्ट वृक्षारोपण श्रम अधिनियम, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इसी को कहते हैं ESI जिसे कहते हैं ना, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस। यही आपका श्रमिकों के स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए बनाया गया अधिनियम है आपका। अगला क्वेश्चन है फिशबोन चार्ट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिशबोन चार्ट इज आल्सो कॉल्ड एज, फिशबोन चार्ट को और किसके रूप में कहा जाता है। क्वालिटी टूल्स के आपके चैप्टर के क्वेश्चन है। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, कारण और प्रभाव आरेख, स्कैटर यानी तितर बितर डायग्राम, कंट्रोल चार्ट या हिस्टोग्राम। ध्यान दीजिए, उसे कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। फिशबोन चार्ट को और क्या कहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम कहते हैं। फिशबोन इसलिए कहा जाता है जैसे मछली होती है ना, फिश कुछ ही शेप में होती है ना मछलियाँ, ऐसे उसी शेप में बना हुआ है। क्या कॉज हुआ, उसका रीज़न क्या आया, ठीक, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, किस चीज़ में प्रॉब्लम हुई, एंड यहाँ आपको प्रॉब्लम का पता चल जाएगा। आदमी जो काम कर रहा था उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई, वो स्किल्ड नहीं है, मशीन में कोई फॉल्ट था, मटेरियल में कोई फॉल्ट था, या मेथड यानी तरीके में कोई फॉल्ट था। इस तरह से आप प्रॉब्लम जो है पहचानते हैं, क्यों कमी आई आपके प्रोडक्ट में। इसी को कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, या इसी को कहते हैं फिशबोन चार्ट। अगला क्वेश्चन है इन PDCA साइकिल P स्टैंड्स फॉर। तो PDCA साइकिल में P का मतलब होता है प्लान, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। ठीक है, क्या होती है PDCA, प्लान, डू, चेक, एक्ट। प्लान मतलब आप प्लान करें कोई चीज़ करने का, देन डू मतलब है परफॉर्म करें आप प्रॉपर तरीके से,
चेक मतलब होता है ड्यूरिंग परफॉर्मेंस आप उसे मॉनिटर करते रहें, उसमें कहीं कोई गलतियाँ तो नहीं हो रही, प्रोसेस सही चल रहा है कि नहीं। एंड एक्ट मतलब होता है अगर कुछ कमी आई तो उसको आप इम्प्रूव करिए और ज़्यादा सुधारिए उसको, ठीक है। तो पी मतलब होता है प्लान। अगला द एक्सपेंशन ऑफ क्यूएमएस। क्यूएमएस का विस्तार क्या है? तो क्यूएमएस को हम लोग बोलते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, गुणवत्ता प्रबंधन पद्धति या सिस्टम जो आप कह लें, ठीक है। नेक्स्ट है द पीडीसीए मीन्स। अभी पीडीसीए का मतलब हुआ ना प्लान डू चेक एंड एक्ट। क्या है? प्लान डू चेक एंड एक्ट। पीडीसीए का यही यहाँ पे आपका मतलब होता है, प्लान डू चेक एक्ट। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल्स आर। तो टोटल क्वालिटी टूल्स कितने हैं आपके? टोटल क्वालिटी टूल्स हैं आपके कितने हैं? देख लीजिए 3 3 6 1 7। टोटल कितने हैं? 7 हैं, 7 हैं। क्या क्या हैं? चेक शीट, फिशबोन डायग्राम, हिस्टोग्राम, परेटो चार्ट, कंट्रोल चार्ट, स्कैटर डायग्राम और स्ट्रैटिफिकेशन। इतनी आपके क्या हैं? 7 क्यूसी टूल्स हैं। राइट आंसर क्या हो गया आपका? 7। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज सीरी स्टैंड फॉर। ये 5S आपने सुना होगा ना, तो सीरी का अर्थ उसमें क्या होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। सॉर्टिंग आउट यानी सुलझाना, सेल्फ डिसिप्लिन आत्मानुशासन, स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण या सिस्टमेटिक अरेंजमेंट व्यवस्थित व्यवस्था। तो सीरी मतलब होता है सॉर्टिंग आउट। क्या होता है? सॉर्टिंग आउट। अब यहाँ 5 एस का आप पहले देख लीजिए क्या होता है। एस सीडी मतलब सॉर्टिंग आउट। अगला होता है सीटॉन, ये जैपनीज वर्ड है। सीटॉन मतलब होता है साइन यानी चमकाना, उसे साफ सुथरा रखना। अगला होता है सीसो यानी सेट इन ऑर्डर, उसे एक ऑर्डर में एक क्रम में व्यवस्थित करना। अगला होता है सिकेत्सु। सिकेत्सु मतलब होता है स्टैंडर्डाइज, किसी चीज़ को स्टैंडर्डाइज कर देना, हाँ ये इस स्टैंडर्ड के इसी स्टैंडर्ड की यूज होगी और यहीं पे रहेगी। एंड अगला होता है शित्सुके, इसका मतलब होता है सस्टेन करना। जो भी आपने क्वालिटी मेंटेन कर ली प्रोडक्ट पे, उसे अब क्या करें? जो भी आपने व्यवस्था मेंटेन कर ली उसे आप सस्टेन करें, उसको आप कायम रखें, बिगड़ने ना दें। अब ठीक है, ये सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, ये आप अपने डे टू डे लाइफ में भी लगा सकते हैं। जहाँ आप सपोज करिए पढ़ रहे हो, आपकी टेबल पे आप नज़र दौड़ाइएगा। सबसे पहले आप जो बुक्स, जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको आप सॉर्ट करके किनारे रखिए, जिससे आप बराबर यूज़ करें। एंड जो चीज़ जहाँ से उठाएं वहीं पे रखें। साइन मतलब उसकी डेली साफ़ सफाई रखें। ठीक, अपनी टेबल को अपना वर्क प्लेस मान लें, स्टडी टेबल को। अगला होता है सेट इन ऑर्डर, जो चीज़ें जैसी यूज़ करते हैं उस ऑर्डर में रखें। जो बुक्स ज़्यादा यूज़ होती हैं उनको अपने किनारे रखें, जो कॉपियाँ ज़्यादा यूज़ होती हैं उन्हें एक पास में रखें, जिससे आप उसे हर बार एक्सेस कर सकें, ले सकें। नेक्स्ट होता है स्टैंडर्डाइज। अब स्टैंडर्डाइज में होता है आप अपना टाइम टेबल बना लें, सब कुछ बना लें, उसकी स्टैंडर्ड के हिसाब से उस चीज़ को रख दें, वैसा आप पढ़ें उसे। एंड अगला होता है इस टाइम टेबल को, इस जो व्यवस्था को आपने बनाया है ना, अब इसको सस्टेन रखें। एक लेवल पहुंचने के बाद इसे सस्टेन रखें, नीचे ना गिरने दें, मतलब फिर से व्यवस्था खराब ना होने दें। उसी को यहाँ पे 5S कहा जाता है। तो सीरी मतलब हुआ सॉर्टिंग आउट। अगला क्वेश्चन है व्हाट द फंक्शन ऑफ हिस्टोग्राम इन क्वालिटी टूल्स। क्वालिटी टूल में हिस्टोग्राम का कार्य क्या है? नैरो डाउन द प्रॉब्लम एरिया, समस्या क्षेत्र को कम करना। इफेक्ट ऑफ डिस्क्रीट कॉजेज, असतत कारणों का प्रभाव। इंडिकेट शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के आकार को दर्शाता है। नेक्स्ट है एसेस फैक्टर्स फॉर प्रॉब्लम, समस्या के कारकों का आकलन करना। ध्यान दीजिए हिस्टोग्राम का काम यहाँ पे क्या होता है? समस्या का जो आपका शेप है ना, उसे ये दर्शाता है। ठीक है, हिस्टोग्राम में क्या होगा, जैसे एक है आपका किस क्लास पे कब कब कितनी समस्या आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे यहाँ देखिए, ठीक, एक यहाँ दिया गया ना, क्लास आपका दे दिया गया 9.05 से 9.07 है। इस फील्ड में अगर आ रहा है तो 4 फ्रीक्वेंसी उसकी, मतलब ये 4 बार समस्या आती है ऐसी। यहाँ 9 बार आ रही है, यहाँ 11 बार, यहाँ 7 बार, यहाँ 4 बार। तो जहाँ ज़्यादा बार आ रही है ना, उसे क्या करेंगे? शेप अभी आपको मिल गया यहाँ पे, अब उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक, उस एरिया पे आप क्या करेंगे? ज़्यादा फोकस करेंगे, तो आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट द लास्ट स्टेप इन ISO 9001 रजिस्ट्रेशन। ISO 9001 पंजीकरण में अंतिम चरण क्या होगा? पहला है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट, आंतरिक लेखा परीक्षा आपकी होगी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, प्रबंधन की समीक्षा बैठक होगी। लास्ट है सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट। ध्यान दीजिए, तो रजिस्ट्रेशन का लास्ट पार्ट यही है आपका, सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट द नेम यूज फॉर वर्ड वेस्ट। यहाँ वेस्ट अपशिष्ट शब्द के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? ये भी जापानीज वर्ड यहाँ है, मुदा, मुरा, मूरी एंड मूसा। ध्यान दीजिए, वेस्ट शब्द के लिए होता है आपका मुदा। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे? मुदा। वेस्ट मतलब मुदा। ठीक है, मूरी मतलब होता है ओवरबर्डन, ओवरलोड कहीं पे, उसके लिए मूरी वर्ड यूज होता है। एंड मुरा मतलब होता है फ्लक्चुएशन। क्या होता है?
फ्लक्चुएशन जहाँ हो रहा उसके लिए हम लोग मुरा वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये 3 यहाँ पे शब्द हैं आपके, मुदा, मुरा एंड मूरी। अगला क्वेश्चन है व्हिच फार्मूला इज करेक्ट टू क्वांटिफाई द क्वालिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो इसमें ऑप्शन है ना, ये चारों ऑप्शन गलत है निमी में, और सही आंसर यही मिलता है आपको बार बार, Q इक्वल टू P अपान Q, जो कि गलत है आंसर। एक्चुअल में क्वांटिफाई द क्वालिटी मतलब क्वालिटी को अगर आपको मापना हो एक्चुअल में, तो उसका भी एक कुछ होना चाहिए ना फार्मूला कि भाई क्वालिटी आप मापेंगे कैसे। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू P अपान E होता है एक्चुअल में। Q मतलब क्वालिटी इज इक्वल टू होता है परफॉर्मेंस, ध्यान दीजिए, परफॉर्मेंस अपान एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब होता है उम्मीद या आशा। एक एग्जाम्पल पे हम आपको समझाएंगे। मान लीजिए आपने कोई मोबाइल फ़ोन लिया, ठीक है, मोबाइल फ़ोन आपने लिया, या एक एग्जाम्पल के लिए आपने कोई जीन्स खरीदी, आपने एक जीन्स की कोई पैंट खरीदी, ट्राउज़र खरीदी, जो भी है, और आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि आपकी 6 महीने कम से कम चलेगी, इसका कलर नहीं फेड होगा, सब कुछ है ठीक, और वो उससे ज़्यादा चल गई, कलर भी नहीं फेड हुआ, उससे ज़्यादा भी चल गई, मतलब परफॉर्मेंस आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, यानी क्वालिटी की वैल्यू क्या आ गई, 1 से बड़ी हो गई। Q इज इक्वल टू Q इज़ ग्रेटर देन 1, यानी वो क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है, कस्टमर सेटिस्फाइड है। बट आपने एक्सपेक्टेशन की वो चलेगी 6 महीने, लेकिन वो 3 ही महीने में ख़राब हो गई पूरी, यानी परफॉर्मेंस क्या हुई, पुअर आई। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से कम आ जाएगी, ठीक। उस केस में यानी क्वालिटी उसकी क्या है, ख़राब है। तो परफॉर्मेंस अपान एक्सपेक्टेशन ये आपका सही आंसर होता है, जो कि इसमें कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। ऐसा निमी में भी दिया है, बट हो सकता है अभी आ रहे हो क्वेश्चन तो ये सही भी आ सकते हैं आपके पास। अगर ना आए सही तो आप इसी Q इज इक्वल टू P अपान Q को सही लगा दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं तो क्वेश्चंस को छोड़ना आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन इज नॉट अ बेसिक टूल यूज्ड इन क्वालिटी सर्कल। कह रहा क्वालिटी सर्कल में कौन सा एक बेसिक टूल नहीं है। हिस्टोग्राम है, परेटो चार्ट भी है, चेक शीट भी है। टॉर्क रेंच आपका एक मैकेनिकल टूल है या इलेक्ट्रिकल टूल, मैकेनिकल टूल है, ये आपका क्वालिटी टूल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज नॉट द सर्टिफाइड ISO स्टैंडर्ड। इसमें कौन सा प्रमाणित ISO मानक नहीं है। ISO 9010, ISO 9001, 2 एंड 3। तो 9010 जो है आपका ISO स्टैंडर्ड नहीं है। ये हो गए आपके 186 क्वेश्चन। अब है 187 नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी। इनमें से कौन सा क्वालिटी का लक्षण नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी ऑफ डिजाइन, क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस, गैर अनुरूपता की गुणवत्ता। ध्यान दीजिए, इसमें से यही आपका गुणवत्ता का लक्षण नहीं है, क्वालिटी ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। बाकी क्वालिटी आश्वासन की गुणवत्ता, डिजाइन की गुणवत्ता, गुणवत्ता नियंत्रण, ये सब आपके क्या हैं, क्वालिटी के कैरेक्टरिस्टिक या लक्षण हैं। अगला है 188 नंबर क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटी वाज स्टेटेड बाय क्वालिटी गुरु डॉक्टर JM जुरान। एक क्वालिटी गुरु थे, गुणवत्ता के गुरु माने जाते थे डॉक्टर JM जुरान। इन्होंने गुणवत्ता का कौन सा कथन एक कहा था। पहला इन्होंने कहा क्वालिटी शुड बी एम्ड, ये ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे गुणवत्ता का लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वालिटी इज़ फिटनेस फॉर यूज, गुणवत्ता उपयोग के लिए फिटनेस है। क्वालिटी इज़ वैल्यू फॉर मनी, पैसे के लिए है। या क्वालिटी इज़ कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट, आवश्यकता के अनुरूप है। ध्यान दीजिए, गुणवत्ता हमेशा इन्होंने कहा क्वालिटी इज़ वैल्यू फॉर मनी, गुणवत्ता जो है पैसे के लिए मूल्य है, ठीक है। क्वालिटी इज़ वैल्यू फॉर मनी, जो आप पैसा दे रहे हैं उसके लिए आपको वैल्यू अगर मिल रही तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटी कहते हैं। ये इनका यहाँ पे स्टेटमेंट था, कथन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बोनस, जिसका आंसर आप सभी को करना है कमेंट बॉक्स में। एंड यहाँ पे आपका ये पूरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो पुराना PDF है ना, सबसे पुराना, वो कंप्लीट होता है। एंड इसको आप लोग देख लीजिएगा चारों पार्ट, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपके अच्छे एग्जामिनेशन जाएंगे, आप 25 में 25 सही करके आएंगे होपफुली। क्योंकि अभी जो एग्जामिनेशन आ रहे हैं, आप वीडियो के कमेंट में जाके देखेंगे बच्चों के कमेंट्स, तो उसमें यही है कि सर सबसे पुराने और पुराने PDF से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। इस बार का क्वेश्चन शायद डेटाबेस में निमी ने नहीं लिया लेटेस्ट का, मे बी अगले साल ले लिया जाएगा। क्वेश्चन है व्हिच वन इज नॉट एन आर्टिकल, कौन सा एक आर्टिकल नहीं है। ए, एन, इन एंड द, जो भी आपका सही आंसर हो कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड हमारे साथ जुड़िएगा। आगे आने वाले टाइम में हम लोग जॉब की अपडेट्स, जॉब की तैयारी, उनके फॉर्म भरने के वीडियोज़ भी कंटिन्यू रखेंगे चैनल पर हमेशा पढ़ाई के साथ साथ। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।